हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथियों, आज की क्लास में हम SWC मतलब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के 50 महत्वपूर्ण MCQs कवर करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि क्लास को पूरा देखें और हाँ, क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। अगर आप RPSC AAEN परीक्षा को लेकर वाकई गंभीर हैं और प्रतियोगिता में आगे रहना चाहते हैं तो बचे हुए 70 दिन ही तय करेंगे कि आपका चयन होगा या नहीं। किसी भी छोटे विषय को छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी होगी। तो अपनी व्यापक तैयारी के लिए एग्रो अकेडमी का फाउंडेशन बैच ज़रूर ज्वाइन करें। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या पूरी तरह से तैयारी में लगे हों, एग्रो अकेडमी ने अपनी टारगेट आधारित पढ़ाई के द्वारा कृषि इंजीनियरों का काम बहुत आसान कर दिया है। फ्री डेमो के लिए दिए हुए नंबर पर SMS करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए इस मैराथन सेशन की शुरुआत करते हैं। बस फोकस बनाए रखिएगा, हर सवाल एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इरोजन इंडेक्स मतलब इरोजन इंडेक्स किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है बी यानी I30। देखिए, इरोजन इंडेक्स ये मापता है कि बारिश में मिट्टी को काटने की कितनी क्षमता है। अच्छा। हाँ, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें देखी जाती हैं। एक तो बारिश की कुल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी उस बारिश की 30 मिनट की अधिकतम तीव्रता मतलब मैक्सिमम 30 मिनट इंटेंसिटी। इन दोनों के गुणनफल को ही I30 कहते हैं और यही इरोजन इंडेक्स का आधार है। अच्छा, तो ये एनर्जी और इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरसेप्शन लॉस कब सबसे ज्यादा होता है? सही जवाब है C, तूफान की शुरुआत में। शुरुआत में। जी। इसे ऐसे समझिए, जब बहुत देर बाद बारिश शुरू होती है तो पेड़ पौधों के पत्ते और तने बिल्कुल सूखे होते हैं। हाँ, सही बात है। तो वो एक स्पंज की तरह काम करते हैं और शुरुआती बारिश का ज्यादातर हिस्सा सोख लेते हैं। ये पानी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे जैसे बारिश जारी रहती है, सतह गीली हो जाती है और फिर पानी बहने लगता है। मतलब सबसे ज्यादा लॉस शुरुआत में ही होता है। बिल्कुल लॉजिकल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिपोलिटी वियर की साइड स्लोप्स क्या होती हैं? इसका उत्तर है बी, 1 हॉरिजॉन्टल पर 4 वर्टिकल, मतलब 1 in 4। 1 in 4? हाँ, सिपोलिटी वेयर एक ट्रिपेजॉइडल वेयर है और इसकी खासियत यही है कि इसकी तिरछी साइड्स होती हैं। ये स्लोप इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि साइड कॉन्ट्रैक्शन से होने वाले डिस्चार्ज के नुकसान की भरपाई हो सके। अच्छा, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। ठीक है, ये एक डिजाइन स्पेसिफिकेशन है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छी जल उपज मतलब गुड वाटर यील्ड के लिए मिट्टी का कौन सा गुण जरूरी है? यहाँ सही विकल्प है डी, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का 2 से कम होना। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट लेस देन 2? जी, जब ये कोएफिशिएंट 2 से कम होता है तो इसका मतलब है कि मिट्टी के कण लगभग एक ही साइज के हैं, जिसे हम वेल सॉर्टेड कहते हैं। अच्छा। और एक जैसे कणों के बीच जो खाली जगह होती है मतलब पोर्स, वो अच्छी तरह से जुड़ी होती हैं, जिससे पानी आसानी से बह सकता है। इसी को हम हाई परमिएबिलिटी कहते हैं, जो अच्छी जल उपज के लिए जरूरी है। यानी यूनिफॉर्म कण मतलब पानी के लिए आसान रास्ता। अब पंप्स पर एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, रेडियल सेंट्रीफ्यूगल पंप में इनलेट एंगल को कैसे डिजाइन किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर रेडियल दिशा में हो। ओके, रेडियल दिशा में। हाँ, पंप की एफिशिएंसी के लिए ये बहुत जरूरी है। जब पानी इम्पेलर में घुसता है तो हम चाहते हैं कि वो बिना किसी झटके या टर्ब्यूलेंस के ब्लेड्स पर लगे। अगर पानी का एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर सीधा रेडियल दिशा में होगा तो ये शॉक फ्री एंट्री सुनिश्चित करता है। शॉक फ्री एंट्री, ये कीवर्ड है। अब एक क्लासिक सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, बर्नौली समीकरण में प्रत्येक पद क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है डी, N जूल पर kg। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये असल में एनर्जी प्रति यूनिट वजन है। एनर्जी पर यूनिट वेट। हाँ, N जूल यानी ऊर्जा की इकाई है और N वजन की, तो ये हुआ एनर्जी वजन। इसी को हम हेड कहते हैं, जैसे प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड। अच्छा, हेड। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल में हाइड्रोलिक जंप का सीक्वेंट डेप्थ रेशियो 5.6 है। यह किस प्रकार का जंप है? सही उत्तर है डी, स्टेडी जंप। देखिए, हाइड्रोलिक जंप को हम फ्राउड नंबर के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। फ्राउड नंबर के बेसिस पे?
जी, जब फ्राउड नंबर 4.5 और 9 के बीच होता है तो बनने वाले जंप को स्टेडी जंप कहा जाता है। ये काफी स्थिर होता है और अच्छी खासी एनर्जी खत्म करता है। तो 5.6 का जो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो है वो इसी रेंज के फ्राउड नंबर से मेल खाता है। ठीक है, तो ये फ्राउड नंबर की रेंज पर हाँ, बिल्कुल, उसी पर निर्भर करता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, मिट्टी का कटाव किस में ज्यादा होता है? इसका जवाब है ए, रेतीली मिट्टी में। सैंडी सॉइल्स। हाँ, वजह है कणों के बीच का जुड़ाव, जिसे हम कोहेशन कहते हैं। रेतीली मिट्टी के कण बड़े होते हैं और उनमें आपस में कोई खास जुड़ाव नहीं होता, इसलिए हवा या पानी का हल्का सा बहाव भी उन्हें आसानी से अपने साथ बहा ले जाता है। क्लियर है, कोहेशन की कमी ही मुख्य कारण है। अब क्वेश्चन नंबर 9, मिडिल थर्ड रूल किससे बचाव के लिए है? इसका सही उत्तर है डी, कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, यह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मिडिल थर्ड रूल सीधे तौर पर क्रशिंग, ओवरटर्निंग या स्लाइडिंग से बचाने के लिए नहीं है। यह नियम असल में स्ट्रक्चर के बेस पर टेंशन को रोकने के लिए है। टेंशन को? जी, कंक्रीट और पत्थर जैसे मटेरियल टेंशन में बहुत कमजोर होते हैं। अगर टेंशन आ गया तो दरारें पड़ सकती हैं जो बाद में ओवरटर्निंग या क्रशिंग का कारण बन सकती हैं। यानी ये मूल कारण टेंशन पर काम करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 4 घंटे की यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हाइड्रोग्राफ का क्या मतलब है? इसका सही उत्तर है बी, पूरे वाटरशेड पर 1 सेंटीमीटर अतिरिक्त वर्षा, रेनफॉल एक्सेस। अतिरिक्त वर्षा? हाँ, यहाँ 3 बातें हैं। यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, अतिरिक्त वर्षा का मतलब वो पानी जो जमीन में सोखने के बाद बहने मतलब रन ऑफ के लिए बच गया, और 4 घंटे का मतलब ये बारिश 4 घंटे की अवधि में हुई है। बहुत स्पष्ट। अब एक और स्ट्रक्चरल सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, बेस बी वाले ग्रेविटी डैम में एक्सेंट्रिसिटी ई का अधिकतम अनुमेय मान क्या है? इसका सही उत्तर है डी, b/6। b/6? जी, और ये सवाल सीधे सीधे मिडिल थर्ड रूल जो हमने Q9 में देखा उससे जुड़ा है। अच्छा, ये कनेक्टेड है? हाँ, डैम पर लगने वाले सभी बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बेस के बीच के 1/3 हिस्से के अंदर ही लगना चाहिए। बेस के सेंटर से इस रिजल्टेंट फोर्स की दूरी को ही एक्सेंट्रिसिटी ई कहते हैं। अगर ई का मान b6 से ज्यादा हो गया तो बेस के एक हिस्से में टेंशन आ जाएगा, जिसे हमें रोकना है। तो Q9 और Q11 एक ही कॉन्सेप्ट के 2 पहलू हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी में उपयोग होने वाला डायमेंशनलेस नंबर कौन सा है? सही जवाब है सी, फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर? जी, जब हम किसी बड़े स्ट्रक्चर जैसे डैम या नहर का छोटा मॉडल बनाकर लैब में टेस्ट करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि मॉडल और असल स्ट्रक्चर में पानी का बहाव एक जैसा हो। जहां ग्रेविटी का प्रभाव मुख्य होता है वहां फ्राउड नंबर को बराबर रखा जाता है। समझ गया, मॉडल स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 13, चैनल में सीपेज लॉस के लिए इनफ्लो और आउटफ्लो विधि के बारे में क्या सही है? यहाँ सही कथन है बी, परिणाम उन स्थितियों के लिए मान्य है जिनके तहत माप किए जाते हैं। अच्छा, मतलब ये फिक्स नहीं है? नहीं, इस मेथड में हम नहर के एक हिस्से में कितना पानी आया और कितना बाहर गया इसका अंतर निकालते हैं। ये अंतर ही सीपेज लॉस माना जाता है, लेकिन ये लॉस उस समय के पानी के लेवल, मिट्टी की नमी और तापमान पर भी तो निर्भर करता है। सही बात है। तो अगर ये स्थितियां बदलेंगी तो सीपेज लॉस भी बदल जाएगा। यानी ये एक स्पेसिफिक कंडीशन का स्नैपशॉट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सबसे कुशल हाइड्रोलिक सेक्शन वाले रेक्टेंगुलर चैनल के लिए बॉटम विड्थ क्या होती है? इसका उत्तर है डी, गहराई का 200%, मतलब 2 गुना। 2 गुना, b = 2y। बिल्कुल, सबसे कुशल का मतलब है कि दिए गए एरिया के लिए गीली परिधि मतलब वेटेड पेरीमीटर सबसे कम हो। इससे पानी और चैनल की सतह के बीच घर्षण कम होता है, और एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ये शर्त तब पूरी होती है जब उसकी चौड़ाई उसकी गहराई की 2 गुनी हो। b = 2y ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे याद रखना चाहिए। अब फसलों से जुड़ा एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, लवणता के प्रति फसलों की रिलेटिव टॉलरेंस का सही क्रम क्या है? सही क्रम है ए, बार्ली, अल्फाल्फा, शुगरकेन, स्वीट पोटैटो।
तो जौ सबसे ज्यादा टॉलरेंट है। जी, जौ खारे पानी को सहने में सबसे मजबूत फसलों में से एक है। इस लिस्ट में जौ सबसे ज्यादा सहनशील है और शकरकंद सबसे कम। बहुत उपयोगी जानकारी। अब क्वेश्चन नंबर 16, कुआं बनाते समय एक्विफर के निचले 1/3 हिस्से में वेल स्क्रीन कहाँ लगाई जाती है? ये आमतौर पर आर्टिशियन एक्विफर में बने ट्यूबवेल में किया जाता है। आर्टिशियन एक्विफर में? हाँ, आर्टिशियन एक्विफर वो होता है जो ऊपर और नीचे से अभेद्य परतों के बीच दबा होता है और इसमें पानी दबाव में रहता है। स्क्रीन को नीचे लगाने से ड्रॉ डाउन कम होता है और कुएं की लाइफ बढ़ती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, किस इम्पेलर में केवल एक तरफ श्राउड या दीवार होती है? इसका सही उत्तर है बी, सेमी ओपन इम्पेलर। सेमी ओपन? जी, इम्पेलर के 3 प्रकार होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी ओपन में ब्लेड के एक तरफ मतलब आमतौर पर पीछे एक प्लेट होती है। अब एक न्यूमेरिकल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिकोणीय DRH का टाइम बेस 80 घंटे और पीक फ्लो 50 मीटर क्यूब एस है जो 20 घंटे पर होता है। अगर कैचमेंट एरिया 144 वर्ग किलोमीटर है तो वर्षा की अधिकता कितनी थी? इसका सही उत्तर है सी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोग्राफ के नीचे का कुल वॉल्यूम निकालिए। चूंकि ये त्रिभुजाकार है तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.5 80 घंटे इंटू 50 मीटर क्यूबीस। अब यूनिट्स को एक जैसा करना होगा। 80 घंटे मतलब 80 इंटू 3600 सेकेंड। हाँ। तो वॉल्यूम आएगा 7.2 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। अब रन ऑफ की गहराई निकालने के लिए इस वॉल्यूम को कैचमेंट एरिया से भाग दें। मतलब 7.2 इंटू 10⁶ अपॉन 144 इंटू 10⁶। तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर जो कि 5 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, घटते क्रम में व्यवस्थित वार्षिक बाढ़ श्रृंखला के लिए n प्रविष्टियों में mवे स्थान पर सूचीबद्ध परिमाण की रिटर्न अवधि क्या है? टोपोलॉजी में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, एक भूवैज्ञानिक संरचना जो पानी के प्रवाह के लिए अनिवार्य रूप से अभेद है, भले ही उसके छिद्रों में पानी हो, क्या कहलाती है? इसे डी एक्विक्लूड कहते हैं। एक्विक्लूड? जी, एक्विक्लूड में पानी स्टोर तो हो सकता है लेकिन उसके कण इतने छोटे होते हैं कि पानी बह नहीं पाता। उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे चिकनी मिट्टी। बहुत अच्छा। हमने 20 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। याद रखें, ये सभी टॉपिक्स हमारे RPSC AEN फाउंडेशन बैच का हिस्सा है, जहां हम इन्हें और भी ज्यादा गहराई से कवर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21, 20 डिग्री सेल्सियस पर मिट्टी के सैंपल की पारगम्यता 0.01 cm थी। 10 डिग्री सेल्सियस पर उसी मिट्टी की पारगम्यता क्या होगी? इसका सही उत्तर होगा A, 0.01। और ऐसा क्यों? इसका सीधा संबंध पानी की शानता मतलब विस्कोसिटी से है। जब तापमान कम होता है तो पानी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और गाढ़े तरल को बहने में ज्यादा मुश्किल होती है? एकदम सही। इसलिए तापमान घटने पर पारगम्यता भी घट जाएगी। एकदम सही। अब क्वेश्चन नंबर 22, सीपेज लाइन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सही परिभाषा है सी, वह रेखा जिसके ऊपर कोई हाइड्रोस्टैटिक दबाव नहीं है और जिसके नीचे हाइड्रोस्टैटिक दबाव है। अच्छा, इसे फ्रीएटिक लाइन भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। मिट्टी के बांध के अंदर सीपेज लाइन संतृप्त और असंतृप्त जोन को अलग करती है। इस लाइन पर पानी का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है, मतलब गेज प्रेशर 0 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, फ्राउड नंबर 1755 के लिए चूट स्पिलवे में स्टिलिंग बेसिन फ्लोर के ऊपर टेल वाटर की गहराई का सूत्र क्या है? यह एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है और इसका सही उत्तर है A, y2' is equal to 1.10 minus 1.20 FN1 square UR2। ये USBR का दिया हुआ है शायद। हाँ, ये USBR मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन द्वारा दिए गए डिजाइन क्राइटेरिया का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रैशनल फॉर्मूला तर्कसंगत क्यों है?
या एक मजेदार सवाल है और इसका सही उत्तर है डी, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नाम तो रैशनल है। हाँ, नाम के बावजूद। रैशनल फॉर्मूला Q = CIA डायमेंशनली होमोजीनस नहीं है, मतलब इसके दोनों तरफ की यूनिट्स बराबर नहीं होती। रैशनल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मान लेता है कि पीक रन ऑफ और वर्षा की तीव्रता के बीच एक सीधा तर्कसंगत संबंध है। ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25, मीन एनुअल फ्लड शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है सी, 2.33 वर्षों की पुनरावृत्ति अंतराल वाली बाढ़। 2.33। जी, ये एक सांख्यिकी तथ्य है। जब हम कई सालों के वार्षिक अधिकतम बाढ़ के डेटा का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, तो उस डेटा का जो माध्य होता है उसकी रिटर्न अवधि लगभग 2.33 वर्ष आती है। अच्छा, अब फसल से जुड़ा सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, मक्का किस प्रकार की फसल है? इसका सही उत्तर है सी, मिट्टी को खत्म करने वाली फसल। सॉइल डिप्लीटिंग क्रॉप। हाँ, मक्का जैसी फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इसके लिए उन्हें मिट्टी से भारी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अगर इन पोषक तत्वों की भरपाई ना की जाए तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्लास 4 भूमि किस प्रकार की होती है? सही उत्तर है बी, खेती के लिए उपयुक्त नहीं। नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। जी, भूमि क्षमता वर्गीकरण के अनुसार क्लास आई सबसे अच्छी और क्लास 8 सबसे खराब होती है। क्लास 4 में बहुत गंभीर सीमाएं होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा ढलान या कटाव। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेशर प्लेट उपकरण का उपयोग मिट्टी की नमी के तनाव को कहां तक मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, 15 बार तक। 15 बार्स। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है? बिल्कुल। 15 बार का तनाव पौधों के लिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट माना जाता है। ये वो बिंदु है जहां मिट्टी में पानी तो होता है, लेकिन पौधे उसे खींच नहीं पाते। अब हाइड्रोलिक्स पे वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोलिक्स के दृष्टिकोण से ओपन चैनल का सबसे कुशल क्रॉस सेक्शन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ए, अर्धवृत्ताकार, सेमी सर्कुलर। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, सबसे कुशल सेक्शन वो है जिसका वेटेड पेरीमीटर दिए गए एरिया के लिए सबसे कम हो और सभी ज्यामितीय आकृतियों में से एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात सबसे कम होता है। इसलिए ओपन चैनल के लिए आधा वृत्त सबसे एफिशिएंट शेप है। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 30, इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या है? सही उत्तर है बी, m0 l² t0। L² मतलब एरिया का डायमेंशन? हाँ, इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी सिर्फ मिट्टी या चट्टान का गुण है। ये तरल के गुणों जैसे विस्कोसिटी या घनत्व पर निर्भर नहीं करता। इसकी इकाई क्षेत्रफल की होती है, इसलिए इसका डायमेंशन l² है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भूजल स्तर की समान गहराई वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? इसे डी, आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोबाथ्स। आइसोबाथ्स। जी, आइसोबाथ वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो जमीन की सतह से पानी के स्तर तक की समान गहराई वाले बिंदुओं को मिलाती हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, क्रॉस स्लोप डिच सिस्टम का उपयोग किसके जल निकासी के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो फिर किसके लिए होता है? क्रॉस स्लोप डिच सिस्टम को इंटरसेप्टर ड्रेन भी कहते हैं। इनका उपयोग ढलान वाली जमीन पर किया जाता है जहां मिट्टी की पारगम्यता कम होती है। ये ऊपर से बहकर आ रहे सतही पानी को रोककर बाहर निकाल देती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रेनेज डिजाइन में 2040 नियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, टाइल ड्रेन की स्पेसिंग की गणना के लिए। स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स। जी, ये एक पुराना अंगूठे का नियम है, मतलब रूल ऑफ थंब, जो मिट्टी के प्रकार और ड्रेन की गहराई के आधार पर दो ड्रेन लाइनों के बीच की अनुमानित दूरी बताता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 34, मोहर कूलम्ब की विफलता सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है सी, दोनों ए और बी पर। मतलब शेयर और फेलियर प्लेन दोनों पर। हाँ, ये सिद्धांत बताता है कि कोई मटेरियल तब फेल होता है जब किसी प्लेन पर लगने वाला कतरनी तनाव उसकी कतरनी ताकत से ज्यादा हो जाता है। सही। क्वेश्चन नंबर 35, पैसिव अर्थ प्रेशर किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है बी, दीवार का मिट्टी की ओर बढ़ना। द मूवमेंट ऑफ वॉल टुवर्ड्स द सॉइल। जी, जब कोई दीवार मिट्टी को धकेलती है तो मिट्टी बबती है और बदले में दीवार पर एक प्रतिरोध बल लगाती है। इसी अधिकतम प्रतिरोध को ही पैसिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36,
मिट्टी की नमी के तनाव को मापने के लिए एक टेंसियोमीटर की ऊपरी सीमा क्या है? सही उत्तर है सी, 85 सेंटीबार या 0.85 बार। इतनी कम? हाँ, टेंसियोमीटर गीले मिट्टी में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे जैसे ये मिट्टी सूखती है, टेंसियोमीटर के अंदर पानी के कॉलम में हवा के बुलबुले आ जाते हैं और ये काम करना बंद कर देता है। ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 37। एक सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ किस बेसिन के लिए विकसित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है सी, जहां कोई रेन गेज और स्ट्रीम गेजिंग स्टेशन नहीं है। अनगाउज्ड बेसिन्स के लिए? बिल्कुल, यही सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ की सबसे बड़ी उपयोगिता है। जिन कैचमेंट एरिया का हमारे पास कोई डेटा नहीं होता, उनके लिए हम उनकी भौतिक विशेषताओं जैसे एरिया ढलान के आधार पर एक अनुमानित यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। बहुत उपयोगी तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 38। फ्रॉड नंबर किसका अनुपात है? सही उत्तर है सी, जड़त्वीय बल से गुरुत्वाकर्षण बल, इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सवाल फिर से आ गया। हाँ, ये एक अलग रूप में आए जो दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब एक और न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 39। एक मिट्टी के सैंपल की पोरोसिटी 40% है। इसका वॉइड रेशियो क्या है? सही उत्तर है डी, 0.66। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका एक सीधा फॉर्मूला है। वॉइड रेशियो ई बराबर होता है पोरोसिटी n डिवाइडेड बाय 1 - n। तो ई बराबर है 0.40 डिवाइडेड बाय 1, 0.40, जिसे हल करने पर 0.667 आता है। बिल्कुल सही। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। रैशनल फॉर्मूला की गणना के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, डिजाइन पीक रन ऑफ रेट। डिजाइन पीक रन ऑफ रेट। जी, रैशनल फॉर्मूला हमें किसी छोटे कैचमेंट एरिया से आने वाले तूफानी पानी की अधिकतम प्रवाह दर बताता है। इसका इस्तेमाल अक्सर नालियों और पुलियों के डिजाइन के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा। 40 सवाल पूरे हुए। अब आखिरी 10 सवालों का सेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है बी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स। हाँ, ये इंडेक्स हमें बताता है कि मिट्टी अपनी वर्तमान पानी की मात्रा पर कितनी मजबूत या स्थिर है। अगर इसकी वैल्यू 1 के करीब है तो मिट्टी बहुत सख्त है, और अगर 0 के करीब है तो बहुत नरम है। सही। क्वेश्चन नंबर 42। केवल तापमान और दिन की लंबाई का उपयोग करके वाष्पीकरण उत्सर्जन का अनुमान लगाने का सूत्र क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ए, थॉर्नथवेट सूत्र। थॉर्नथवेट फॉर्मूला। ये तो काफी फेमस है। जी, यह एक पूरी तरह से एम्पिरिकल विधि है जो सिर्फ तापमान और उस जगह के लैटिट्यूड पर आधारित है। जहां ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं होता, वहां यह काफी उपयोगी है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43। 0.05 से 0.5 मिलीमीटर आकार के मिट्टी के कणों की उछलकूद के माध्यम से गति को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को सी सल्टेशन कहते हैं। सॉल्टेशन। हाँ, ये हवा द्वारा होने वाले कटाव मतलब विंड इरोजन का सबसे प्रमुख तरीका है। इसमें हवा मध्यम आकार के कणों को उठाती है और वे छोटे छोटे छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। अस्थिर प्रवाह के लिए पंपिंग टेस्ट डेटा विश्लेषण की चाउ की विधि किससे बचती है? इसका सही उत्तर है ए, कर्व फिटिंग और साथ ही कर्व्स का सुपरपोजिशन। अच्छा, तो ये थीस मेथड से अलग है? हाँ, पंपिंग टेस्ट के डेटा को एनालाइज करने की जो पारंपरिक थीस विधि है, उसमें टाइप कर्व को मैन्युअली मैच करना पड़ता है। चाउ की विधि एक सीधी ग्राफिकल विधि है जो इस जटिल कर्व फिटिंग से बचाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45। सतह और उपसतह जल निकासी के संयोजन की आवश्यकता वाली मिट्टी के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है डी, बेडिंग सिस्टम। बेडिंग सिस्टम। जी, बेडिंग सिस्टम में खेत को समानांतर उठी हुई क्यारियों और नालियों में बनाया जाता है। यह सिस्टम सतह पर जमा पानी को तेजी से निकालता है और उपसतह जल निकासी को भी बेहतर बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। कंटूर बंध कहाँ अपनाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से ए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं। इन लो रेनफॉल रीजन्स। जी, मतलब नमी संरक्षण के लिए। बिल्कुल। कंटूर बंध का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को बहने से रोकना और उसे खेत में ही संरक्षित करना है, ताकि उसे जमीन में सोखने का ज्यादा समय मिले। अब एक और मेथड पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 47। पेनमैन विधि की गणना के लिए क्या उपयोग किया जाता है?
इसका सही उत्तर है बी, फसलों का संभावित वाष्पीकरण उत्सर्जन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप्स। हाँ, पेनमैन विधि को सबसे सटीक विधियों में से एक माना जाता है क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन मेथड है। ये ऊर्जा संतुलन और वायु गतिकीय सिद्धांतों दोनों को एक साथ इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 48, यदि भूजल में 1 सेंटीमीटर पानी जोड़ा जाता है तो भूजल स्तर में कितनी वृद्धि होगी अगर मिट्टी की जल निकासी योग्य सरंध्रता 10% है? इसका सही उत्तर है सी, 10.0 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। जी, इसका फॉर्मूला है जल स्तर में वृद्धि इज इक्वल टू मिलाए गए पानी की गहराई स्पेसिफिक यील्ड। तो वृद्धि इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 0.10 जो कि 10 सेंटीमीटर हुआ। बहुत अच्छा। दूसरा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, रैशनल फॉर्मूला में आई वर्षा की तीव्रता किस इकाई में है? आमतौर पर जब हम मीट्रिक सिस्टम में क्यू और एरिया का उपयोग करते हैं तो तीव्रता आई को ए सेमी प्रति घंटा में लिया जाता है। ए सेमी पर आर। हाँ, हालांकि यूनिट्स को सुसंगत बनाने के लिए एक कन्वर्जन फैक्टर का भी उपयोग किया जाता है। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, हाँ, स्प्रिंकलर सिंचाई में ओवरलैप किसके साथ बढ़ता है? इसका सही उत्तर है सी, हवा के वेग में वृद्धि के साथ। इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, ये तो लॉजिकल है। हाँ बिल्कुल, जब हवा तेज चलती है तो वह स्प्रिंकलर के पानी के स्प्रे पैटर्न को एक तरफ धकेल देती है। इससे पानी का वितरण असमान हो जाता है। तो कवरेज के लिए ओवरलैप बढ़ाना पड़ता है। जी, इसी समस्या से बचने के लिए हमें स्प्रिंकलर्स को पास पास लगाना पड़ता है, जिससे उनके स्प्रे पैटर्न का ओवरलैप बढ़ जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया कि आप इस मैराथन क्लास में अंत तक बने रहें। बिल्कुल। अब आपकी बारी है। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस सीरीज को जारी रखना चाहते हैं तो कृपया चैट में यस कमेंट करें। आपके रिस्पांस के आधार पर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो एग्रो अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस न करें। अगली क्लास में मिलते हैं।